हेलो बच्चों, वेलकम टू टेसेट क्लासेस इंग्लिश विद मोनिका। आज हम पढ़ेंगे यूपी बोर्ड क्लास 12th का अ गर्ल विद अ बास्केट चैप्टर रिटन बाय विलियम सी डगलस। ये इंग्लिश प्रोज का फर्स्ट चैप्टर है जिसका आज हम लाइन वाइज लाइन हिंदी में एक्सप्लेनेशन समझेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, ये जो राइटर हैं विलियम सी डगलस, ये जज थे सुप्रीम कोर्ट के। कहाँ पर? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। ठीक है, और इनका क्या शौक़ था कि ये पूरे वर्ल्ड में जगह जगह पर घूमा करते थे और एशिया इनका सबसे फेवरेट जगह थी और एशिया में से भी इंडिया इनको घूमना बहुत पसंद था। तो एक बार 1950 में 1950 में ये भारत आए और भारत के विषय में जो भी सोशल और पॉलिटिकल यानी सामाजिक और राजनीतिक जो भी अपने विचार थे प्रथम दृष्टव्य में, मतलब पहली बार देखने में इनको जैसा लगा वो सब इन्होंने प्रस्तुत किए हैं। और उसी यात्रा के दौरान ये एक लड़की से मिले जो इनको बास्केट बेचने आई थी। ठीक है, तो उसी से प्रभावित होकर इन्होंने ये चैप्टर एक ऐसे लिखा था, अ गर्ल विद अ बास्केट, जो आपको आपके कोर्स में रखा गया है। तो चलिए अब इसका मैं आपको लाइन वाइज लाइन हिंदी में एक्सप्लेनेशन समझाती हूँ। ठीक है। आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज़। मैं नई दिल्ली से हिमालय के लिए चल दिया। अब ये राइटर अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं भारत की। तब उन्होंने शुरुआत कैसे की है? उन्होंने बताया कि आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फ्रॉम द हिमालयाज़। मैं नई दिल्ली से हिमालय के लिए चल दिया। ठीक है। आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली बाय ट्रेन एंड देन बाय कार टू रानीखेत, एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन लोकेटेड ऑन 6,000 foot right opposite a 120-mile stretch of snow-capped Himalayas। अब वो जब रानीखेत जा रहे हैं तो क्या बता रहे हैं रास्ते में, ये कहाँ पर स्थित है, क्या है, क्या बोल रहे हैं मुझे रेलगाड़ी द्वारा बरेली और वहाँ से रानीखेत तक कार द्वारा जाना था। ठीक है। रानीखेत अंग्रेजी सेना की पर्वतीय क्षेत्र की एक पुरानी छावनी है। ठीक है। एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन, अब ये कहाँ पर स्थित है? अब बोल रहे हैं वो जो बर्फ से ढकी हुई हिमालय की पर्वत श्रेणियों के सामने 6,000 फीट ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है। चलिए, द ट्रेन वाज स्लो। अब आगे कह रहे हैं रेलगाड़ी धीमी गति से चल रही थी। ठीक। एंड इट स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशन, और रास्ते में जितने भी स्टेशन आ रहे थे वो सब पर रुक रुक के जा रही थी। एट एवरी स्टॉप, हर स्टॉप पर रुक रही थी। आई स्वंग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट एंड वॉकड द प्लेटफॉर्म। और वो क्या कर रहे थे कि जो भी रास्ते में स्टेशन आ रहे थे उन पर वो क्या कर रहे थे, उतर रहे थे, डिब्बे के दरवाजे खोल देते थे और प्लेटफॉर्म पर जाके घूम आते थे वो उतर के। वो ऐसा कर रहे थे वहाँ पे। ठीक है। चलिए अगला पैराग्राफ देखते हैं। द प्लेटफॉर्म वर पैक्ड विद पीपल, सिख, मुस्लिम्स, हिंदूज, सोल्जर्स, मर्चेंट, प्रिसिस्ट, पोर्टर्स, बैगर्स, हॉकर्स। अब वो बता रहे हैं कि जो प्लेटफॉर्म था वो खचाखच भरा हुआ था। कौन कौन से लोग थे वहाँ पर? सिख थे, मुसलमान थे, हिंदू थे, सिपाही थे, व्यापारी थे, पुजारी थे और भिखारी थे। और कौन थे? फेरी वाले व्यक्ति, है ना, जिनसे वो स्टेशन पूरी तरह से खचाखच से भरा हुआ था। ठीक है। आगे देखिए। ऑलमोस्ट एवरी वन वॉज बेयरफुट एंड ड्रेस्ड इन अ लूज वाइट गारमेंट्स। वो कह रहे हैं लगभग हर कोई नंगे पैर था। बेयरफुट यानी नंगे पैर था। और क्या पहना हुआ था? लूज वाइट गारमेंट, और सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे, ढीले ढाले। हर एक ऐसा दिखाई दे रहा था उन्हें। ठीक है। चलिए आगे क्या बता रहे हैं? आगे वो कह रहे हैं आई वुड आस्क एटलीस्ट 3 people बिफोर आई कुड फाइंड वन हु स्पोक इंग्लिश। अब वो कह रहे हैं मैं कम से कम 3 व्यक्तियों से पूछताछ की, है ना, 3 व्यक्तियों से कम बात की उन्होंने। आई वुड आस्क एटलीस्ट 3 people, तब मुझे एक व्यक्ति ऐसा मिला जो अंग्रेजी बोल सकता था। ठीक है। बिफोर आई कुड फाइंड, जब तक उन्होंने एक ऐसा व्यक्ति पाया जो इंग्लिश बोल सकता था, उससे पहले वो 3 व्यक्तियों से मिल चुके थे। वो ये कोशिश कर रहे थे कोई ऐसा मिल जाए जो उनसे बातचीत कर सके। ठीक है।
We would talk world affairs and every major topic the news of the day produced. अब वो बता रहे हैं कि उन्होंने क्या क्या बात की। हम विश्व की समस्याओं तथा उस दिन के समाचारों के मुख्य शीर्षकों पर बात करते थे। ठीक है, उन्होंने बताया कि हमने क्या क्या बातें की। इन दिस वे आई वॉज ट्राइंग टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड एंड रिपोर्ट्स। अब वो देखो, ये जो यहाँ पर आया है पल्स ऑफ द नेशन, इसको अंडरलाइन कर लो। ये फ्रेज़ है, ये आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो वो क्या कह रहे हैं कि वो जिस तरीके से बात कर रहे थे, तो मतलब क्या था उनका, इस प्रकार में भारतीय समाज की नब्ज टटोलने का, पल्स ऑफ द नेशन है ना, भारतीय समाज की नब्ज टटोलने का प्रयत्न कर रहा था। और क्या कर रहे थे, चेकिंग ओपिनियन, और उससे क्या कर रहे थे वो, उससे सरकारी दृष्टिकोण तथा रिपोर्ट को चेक कर रहे थे। देखो वो वकील थे ना, सॉरी जज थे ना वो, तो इसलिए वो क्या कर रहे थे कि उनके पास जो सरकारी आंकड़े थे, है ना, सरकार के जो विचार और विषय थे, उसके जो है वो अनुपात देख रहे थे कि भारत के लोगों की भावनाएं क्या हैं और अमेरिकी सरकार को उनके विषय में क्या विचार हैं। ये चीज़ वो जानना चाह रहे थे, इसीलिए बात कर रहे थे वो। ठीक है। द रूट ले थ्रो वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज़ एग्रीकल्चर एरियाज़। अब ये जो रूट था वो कहाँ से निकल रहा था कि भारत का जो है सबसे, ये जो रूट कौन सा, रानीखेत वाला रूट जो था जिस पे वो जा रहे थे, तो वो रूट कैसा था, क्या बता रहे थे कि ये भारत का सबसे अधिक धनी कृषि क्षेत्र में से होकर था, रिचेस्ट एग्रीकल्चर एरिया था। दिस वॉज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर्स, है ना, गंगा के मैदानी क्षेत्रों का ऊपरी भाग था। 1000 फीट एबव सी लेवल बट ट्रॉपिकल, ये कैसा था, जो समुद्री धरातल था उससे 1000 फीट की ऊंचाई पर था, किंतु कैसा था, गर्म प्रदेश था। जहाँ पर ये थे वो गंगा का मैदानी क्षेत्र था और ऊपरी भाग था, समुद्र के धरातल से 1000 फीट की ऊंचाई पर था, लेकिन गर्म था। द गंगा वाज ब्रोन सिल्ट swollen with flood waters, its overflow inundating thousands of acres of rice। अब वो क्या बता रहे हैं कि गंगा का भूरा जल रेती मिला हुआ था। ओके, वह बाढ़ के पानी से उमड़ रही थी। ओवरफ्लो है ना, इनडेटिंग थाउजेंड्स ऑफ एकर्स, उमड़ रही थी, जिस उसके बाढ़ के पानी से हजारों एकड़ चावल के खेतों को डुबो रखा था। अब वो जो एरिया वहाँ पर दिख रहा था, वो देख रहे थे वहाँ पे क्या होता, बाढ़ आई हुई थी। तो ये बता रहे हैं कि गंगा का जो है रेतीला जो पानी था भूरे रंग का, उसने, बाढ़ के पानी ने हजारों एकड़ चावल की खेती को डुबो रखा था। ठीक है। टू द नॉर्थ वर जंगल्स, ग्रेट एक्सपेंस ऑफ grass higher than a man's height and unbroken except for an occasional clump of trees, the home of tigers, elephant, pythons and cobras। अब क्या बता रहे हैं, अब इसके उत्तर में, है ना, नॉर्थ में बताया, अब इसके उत्तर में जो जंगल थे, किसके, गंगा के उत्तर में जंगल थे, दूर दूर तक फैले हुए थे। और क्या बता रहे थे कि आदमी के सिर से ऊंची भी घास थी वहाँ पर, है ना, हायर देन मैन हेड। ठीक है, सिर से ऊंची घास के मैदान, जिनमें कहीं कहीं पर जंगली पेड़ों के गुच्छे थे। ठीक है। अब आगे क्या बता रहे हैं वो, इन मैदानों के चीते, हाथी, अजगर तथा जहरीले सर्प भी रहते थे। क्लियर, बात समझ में आ गई। चलिए आगे चलते हैं। ग्रेट एक्सपेंस ऑफ ग्रास हायर देन मैंस हेड, ये सब हो चुका। एट होम द टाइगर्स ऑफ कोबरास, एवरीवेयर एल्स देयर वाज फ्लैट एंड फ्लैट लैंड रनिंग टू द हॉरिजॉन, बट डॉटेड हेयर एंड देयर बाय द स्केर्ड banyan tree, sacred banyan tree, or by rows of parker trees shaped like elms
एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक्स। अब बता रहे हैं कि वहाँ क्या क्या था। अन्य सब जगह क्या थे, चौरस मैदान थे जो क्षितिज तक फैले हुए थे, ठीक है। और क्या था वहाँ पे, कहीं कहीं पर पवित्र बरगद के वृक्ष या पाकर के वृक्ष की कतारें थीं, ठीक है। बाय द सेक्रेड बनियन ट्री, है ना, बाय द रो ऑफ पाकर ट्री की कतारें थीं। अब ये पाकर ट्री क्या होता है, ये एल्म का एक पेड़ होता है एक प्रकार का, उसके जैसा होता है, ठीक है, एक प्रकार का पेड़ ही समझो बस। और वो किस तरीके के होते हैं कि उसके तने जो है कैसे होते हैं, घने होते हैं और ऐंठे हुए, यानी एक दूसरे में लिपटे हुए होते हैं। ट्विस्टेड ट्रंक्स होती हैं उसके तने, एक दूसरे में लिपटे हुए होते हैं। हॉट हमिड एयर वॉज मूविंग इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट। अब वो बता रहे हैं कि दक्षिण पश्चिम से गर्म और तर हवा आ रही थी, यानी गर्म भी थी और नमी भरी हुई हवा थी। इस तरीके की हवा चल रही थी वहाँ पर, गर्म और तर हवाएं दक्षिण पश्चिम से आ रही थी, ठीक है। अब आगे क्या कह रहे हैं वो, मंकी सम ऑफ दैम मदर्स विद बेबीज क्लिंगिंग टू दैम एंड राइडिंग अंडरनीथ swung ऑफ ट्रीज एट द स्टेशन लुकिंग फॉर फूड। अब देखो उन्होंने क्या देखा, नोटिस किया, देखो राइटर हैं, छोटी छोटी चीज़ें नोटिस करते हैं। बंदर, जिनमें कुछ बंदरियाएँ अपने बच्चों को पेट के नीचे चिपकाए हुए चल रही थी, है ना। पेड़ से कूदकर स्टेशनों पर भोजन की तलाश में आ जाते हैं। अब उन्होंने नोटिस किया कि वहाँ कुछ बंदर थे, जो उसमें कुछ बंदरियाँ अपने बच्चों को पेट से चिपकाई हुई थी, और क्या हो गया, वहाँ से पेड़ से कूद के और यहाँ पर आ गई स्टेशन पर खाने की खोज में। द विलेजेस वी पास्ड एड वॉल्स मेड ऑफ मड मिक्सड विद वाटर एंड काउ डंग। अब वो क्या कह रहे हैं कि हमने जो है विलेजेस जहाँ से हम गुजरे वो कैसे देखे, जिनकी दीवारें कैसे बनी हुई थी, मिट्टी से बनी हुई थी और काउ डंग यानी गोबर से लिपी हुई थी, गोबर से बनी हुई थी उसकी दीवारें। देयर पैक्ड रूफ्स वर हैच्ड बंडल्स ऑफ ग्रास टाइड टू बैम्बू पोल्स स्ट्रेस्ड अक्रॉस द राफ्टर्स। अब वो बता रहे हैं कि उनकी छतें कैसी थी, उनकी छतें पर छप्पर लगे हुए थे जो बैम्बू से, घास के बड़े बड़े छप्पर थे और जो बैम्बू से बंधे हुए थे। यानी वो गांव का दृश्य यहाँ बता रहे हैं, गांव में क्या क्या हो रहा था। जब वो जिस गांव से गुजरे उसकी दीवारें कैसी थी, गोबर से लिपी हुई थी और छत्तों के ऊपर छप्पर थे, है ना, और छप्परों के ऊपर उगी हुई, अब आगे कद्दू की बेल दिख गई उन्हें उसके ऊपर। अब क्या कह रहे हैं, दैट द पम्पकिन वाइन्स दैट ग्रू ओवर दैम वेयर इन ब्लूम ट्रेलिंग स्ट्रेक्स ऑफ येलो ओवर ड्रेव वॉल्स। अब बता रहे हैं कि जैसी वो वॉल्स थी, दीवारें थीं, जिस भूरे रंग की भद्दी सी दीवारें थी उन पर कद्दू की बेल लटक रही थी, ठीक है। आगे देखिए, एट वन स्टेशन माई रूटीन ऑफ टॉकिंग टू द पीपुल वॉज इंटरप्टेड। अब वो कहते हैं कि एक स्टेशन पर मेरा जो रूटीन था कि मैं हर स्टेशन पर उतरता, लोगों से बातें करता था, अब ये रूटीन मेरा क्या हुआ, टूट गया, है ना, इंटरप्टेड हो गया, डिस्टर्ब हो गया, ये क्रम मेरा टूट गया। कैसे टूट गया बता रहे हैं आगे। एज सुन एज आई अलाइटेड का मीन्स होता है मतलब नीचे उतरना, ठीक है। एज सुन एज आई अलाइटेड अ ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रन गैदर्ड अराउंड मी। एक बच्चों के झुंड ने आके, जैसे ही मैं प्लेटफॉर्म पे उतरा तो छोटे बच्चों के एक झुंड ने आके एक मुझे चारों ओर से घेर लिया। देवर सेलिंग बास्केट्स, वे जो है क्या कर रहे थे, बास्केट्स बेच रहे थे। हैंड वूविन यानी हाथ से बुनी हुई। रीड बास्केट विथ सिंपल डिज़ाइंस एंड पैटर्न, और इनकी जो बास्केट्स थी वो बहुत सिंपल डिज़ाइन की थी, है ना, लेकिन उस पर उसके नमूने बड़े सिंपल नमूने उन्होंने बना रखे थे, ठीक है। दे हेल्ड द बास्केट हाई शाउटिंग वर्ड्स आई डिड नॉट नो वॉट कन्वेइंग अनमिस्टेकेबल देयर डिज़ायर। अब वो कह रहे हैं कि वो जो भी बोल रहे थे वो मुझे समझ नहीं आ रहा था। अब वो कुछ भी बोल रहे होंगे, टोकरी ले लो या जो भी अपनी भाषा में वो बोल रहे होंगे, वो कह रहे हैं हमको ये समझ में नहीं आ रहा था वो क्या बोल रहे हैं, मैं नहीं समझ रहा था, किंतु वो जो भी कह रहे थे उनके शब्दों को निश्चित ही टोकरियाँ बेचने की उनकी इच्छा प्रकट हो रही थी। मतलब
मैं अनमिस्टेकेबल यानी मैं बिल्कुल गलत नहीं हूँ कि वो जो भी कह रहे थे वो उनकी इच्छा क्या थी, उनकी डिज़ायर उस टोकरियों को मुझे बेचने की थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दीज वर रिफ्यूजी चिल्ड्रन वैन partition between India and Pakistan was decreed. Hundreds of thousands of people pulled up their roots and changed their residence. अब वो बता रहे हैं आगे कि ये शरणार्थी बच्चे आए कहाँ से, क्या हुआ। वो कह रहे हैं ये शरणार्थी बच्चे थे। जब भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन का निर्णय हुआ तो लाखों लोग अपने पुराने घरों को छोड़ दिया और नए निवास स्थान की खोज में चल दिए। पुल्ड अप देयर रूट्स का मतलब होता है अपनी जड़ों को समेट के, मतलब अपना सारा कामकाज, अपना घर बार जो भी वहाँ से ले सकते थे वो सब समेट के वहाँ से वो चल दिए। अपने घरों को छोड़ छाड़ के वो यहाँ पर आ गए। अब पुल्ड अप देयर रूट्स ये भी अंडरलाइन कीजिए, अच्छा फ्रेज है, ये आ सकता है एग्जाम में। 9 मिलियन पीपल लेफ्ट पाकिस्तान एंड केम टू इंडिया। उस समय 9 मिलियन मतलब 90 लाख लोगों ने पाकिस्तान छोड़ दिया और वो लोग कहाँ आ गए, भारत आ गए। ठीक है, ड्राइवन बाय द फियर ऑफ रिलीजियस फेनेटिज्म मतलब मीन्स होता है कट्टरता। मतलब वो क्यों छोड़कर आए थे, धार्मिक कट्टरता के भय से घबराकर वो लोग सब भारत में आ गए थे। ठीक है, क्योंकि वहाँ तो पाकिस्तान में तो मुसलमान थे सब, इस डर से सब लोग भारत आ गए थे। वो देवर पुअर पीपल टू स्टार्ट विद, देवर पुअरर एज दे बिगेन देयर लॉन्ग ट्रैक। अब वो कह रहे हैं कि वो जो है वो बेचारे जो है जब उन्होंने यात्रा शुरू की थी तो बेचारे गरीब तो थे ही, लेकिन जब वो पैदल यात्रा शुरू की तो वो और भी अधिक पुअर हो गए, है ना। अपनी लंबी यात्रा पैदल शुरू की तो वो और भी अधिक पुअर हो गए, गरीब हो गए। क्यों हुआ ऐसा? अरे भाई उन्होंने अपना सामान जितना ले सकते थे उतना ही तो लिया, सब कुछ तो नहीं ले सकते थे ना, यात्रा भी करनी थी पैदल उन्हें, तो जितना ला सके उतना ले आए, वो रास्ते में खप गया, ख़त्म हो गया। ठीक है, चलिए। फॉर ऑल दे कुड कैरी वॉज अ बिट ऑफ फूड एंड अ फ्यू बिलोंगिंग्स। देखिए मैंने अभी बताया आपको कि वो सब क्या ले पाए, जो कुछ थोड़ा बहुत ले सकते थे पाकिस्तान से, थोड़ा सा भोजन और थोड़े से अन्य सामान ही ले सके। बिलोंगिंग मतलब अपने रहने के लिए जो भी ज़रूरत थी वो उन्होंने ले लिया। सून देवर आउट ऑफ फूड, और जल्दी क्या हुआ, उनका भोजन खाना समाप्त हो गया, आउट ऑफ फूड हो गए, वो खाना ख़त्म, खा लिया सब। अ फ्यू डेज आफ्टर दे बिगेन टू फॉल बाय द वे साइड फ्रॉम द वीकनेस ऑफ हंगर एंड डाइड वेयर दे फेल। अब अपनी यात्रा प्रारंभ करने के कुछ दिनों बाद ही क्या हुआ, वे भूख के कारण उत्पन्न हुई कमजोरी से क्या हो गया, मार्ग में गिरने लगे, है ना। कह रहा है ना, बिगेन टू फॉल बाय द वे साइड ऑफ फ्रॉम द वीकनेस ऑफ हंगर। भूख की कमजोरी, भूख के कारण जो कमजोरी हुई थी उससे वो गिरने लगे, और क्या हुआ फिर, एंड डाइड वेयर दे फेल, और वो जहाँ भी गिरे उससे उनकी मृत्यु हो गई। भाई इतने कमज़ोर हो गए थे चलते चलते, और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। चलिए आगे देखते हैं। द चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट वर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दीज रिफ्यूजीज। और ये जो बच्चे बास्केट बेच रहे थे वो इन्हीं रिफ्यूजीज के बेटा और बेटी थे। ठीक है, दे और देयर पेरेंट्स और रिलेटिव्स हैड गैदर्ड इन अ सिटीज, setting up stalls, manufacturing simple articles, trying to make a living in markets already overcrowded। अब आगे क्या बता रहे हैं वो कि जो बच्चे बेच रहे थे, आगे बोल रहे हैं वो ये और उनके माता पिता पेरेंट्स या उनके रिलेटिव संबंधी क्या कर रहे थे, शहरों में इकट्ठे हो रहे थे। कैसे, दुकानें लगाकर, और उन दुकानों पर क्या था, बहुत सिंपल सी वस्तुएं थी, बहुत साधारण सी वस्तुएं बनाकर उन बाज़ारों में अपनी रोज़ी कमाने के लिए, रोजी रोटी यानी जीविका कमाने के लिए प्रयत्न कर रहे थे। और कैसे बाज़ार थे वो, जहाँ पर पहले से ही भीड़ थी। कह रहे हैं ना ऑलरेडी ओवर क्राउडेड, जो पहले से ही भीड़ भाड़ वाले थे वहाँ पे वो बेचारे रुके हुए थे। ठीक है, दे लिव्ड इन क्लॉथ एंड ग्रास शेड्स दैट लाइंड द स्ट्रीट्स। अब वो कहाँ पे रहते थे, कपड़ों तथा घास के बने हुए
शेड में रहते थे, जिनकी पंक्तियाँ गलियों में लगी हुई थी। अब शेड मतलब क्या ही, वो तंबू लगा के रहते थे, कपड़े के बने हुए थे और छप्पर बना लेते होंगे, झोपड़पट्टी टाइप बेचारे बना के रह रहे थे वो। ठीक है। द peasants among these refugees had been accustomed to little all their lives, for the annual income of an agriculture family does not exceed on an average $100 a year. अब वो क्या कह रहे हैं कि इन शरणार्थियों में जो व्यक्ति खेती करते थे वो वे जीवन भर बहुत थोड़े से काम चलाने के अभ्यास के थे, अभ्यास था उन्होंने। क्यों? थोड़े से में बेचारा अपना जीवन यापन करते थे, क्योंकि खेती करने वाले एक परिवार की वार्षिक आमदनी लगभग $100 थी, $100 से अधिक नहीं थी। वो कह रहे हैं ना, देखिए, अमंग दीज रिफ्यूजीज हैड बीन अकाउस्टमोड अ लिटिल ऑल देयर लिव्स, उनकी जितनी भी कमाई थी, रहने की थी, उनमें से थोड़ी सी बेचारे कमा पाते थे, क्योंकि उनकी इनकम कैसी थी, उनकी एग्रीकल्चर फैमिली जो थी, जो कृषि का काम करते थे, जो लोग खेती बाड़ी करते थे, उनकी जो एनुअल इनकम थी वो कैसी थी, $100 से भी कम थी ईयरली। एक साल में $100 भी नहीं कमा पाते थे वो। द एवरेज अनस्किल्ड लेबर मेक 30 सेंट अ डे और लेस देन $2 अ वीक। और वो कह रहे हैं, और जो एक एवरेज वो था, अनस्किल्ड लेबर था, और ऐसा श्रमिक था जिसके ऊपर कोई कुशलता नहीं थी, कुछ उसके हाथ में नहीं था, ना वो कृषि जानता था ना कुछ था, अकुशल था। मतलब मजदूर जो था वो क्या करता था, पूरे दिन में कितना कमा लेता था, केवल 30 सेंट। सेंट मतलब वहाँ की उनकी जो है, जैसे हमारे यहाँ पैसे होते हैं ऐसे उनके यहाँ मुद्रा है वहाँ की, सेंट, वो इसीलिए उन्होंने सेंट में बताया। 30 सेंट होती थी केवल, कितनी, एक दिन की, या एक सप्ताह में $2 से भी कुछ कम। इतना बेचारे इतने गरीब थे, इस तरीके का बनाते थे वो। आगे क्या बता रहे हैं वो, देयर इज़ 1 मील अ डे। अब वो दिन में एक ही बार भोजन मिलता था उन्हें। अब उसमें क्या होता था, एन ऑनियन, अ पीस ऑफ ब्रेड, अ बाउल ऑफ पल्स विद मिल्क, परहैप्स अ बिट ऑफ अ गोट चीज़। अब जो खाना होता था दिन में एक बार मिलता था, मतलब इतना ही बेचारा कमाते थे तो दिन में एक बार भोजन। अब उसमें क्या होता था, एक प्याज की गांठ, एक रोटी, दाल का एक प्याला, है ना, और परहैप्स कि शायद, है ना, संभवतः बकरी के दूध का थोड़ा सा पनीर मिल जाता होगा उनको, ऐसा वो अंदाज लगा रहे थे, क्योंकि उन्होंने देखा होगा कि बकरी पालन भी कर रहे हैं वो लोग, तो बकरी के दूध का पनीर थोड़ा सा मिल जाता था। आगे क्या कह रहे हैं, नो टी, नो कॉफ़ी, नो फैट, नो स्वीट्स, नो मीट। अब उनके भोजन में न चाय, न कॉफ़ी, न कोई चिकनाई, न मिठाई और ना गोश्त, कुछ भी नहीं, उनके पास कुछ भी नहीं था। $100 अ ईयर इज़ नॉट $2 अ वीक, yet even that small amount is hard to earn by selling baskets to people too poor by to buy them. अब वो कह रहे हैं एक वर्ष में $100 से एक सप्ताह में $2 भी नहीं पड़ते थे। अगर हम ये कहें कि उनकी जो आय थी $100 एक वर्ष में, तो उससे एक सप्ताह में $2 भी नहीं पड़ते थे, है ना। फिर भी इतनी छोटी रकम टोकरियां बेचकर उन व्यक्तियों से नहीं कमाई जा सकती थी। मतलब इतने गरीब थे वो, इतनी भी बेचारे इकट्ठे नहीं कर पा रहे थे, है ना, जो इतने निर्धन हैं कि वे उन्हें नहीं खरीद सकते। मतलब उनके साथी बना रहे हैं तो वो उसे खरीद भी नहीं सकते हैं। इस तरीके के लोग थे यहाँ पर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे वो क्या कह रहे हैं, that no doubt is the reason these little children descended on me like locusts. ये क्वेश्चन आ सकता है, लोकट्स। अब वो बच्चे, शायद यही कारण था कि वो बच्चे मेरे ऊपर वो टोकरियां बेचने के लिए एक टिड्डी दल की तरह झपट पड़े, है ना। टिड्डी दल के बारे में सुना है, अभी इस समय भी टिड्डी दल ने खेतों पे आक्रमण किया हुआ है। एक झुंड में पूरे में आके टिड्डी दल आक्रमण करता है, तो इसीलिए उन्होंने ये उदाहरण लिया यहाँ पर कि यही कारण है कि ये छोटे बच्चे मेरे ऊपर टिड्डियों की तरह झपट पड़े। ठीक है। आई एम एन अमेरिकन वॉज डाउटलेस द मोस्ट प्रोमिसिंग मार्केट दे हैड सीन।
अब वो कह रहे हैं कि मैं एक अमेरिकन हूँ, और शायद ये इसमें कोई संदेह नहीं है कि मैं उनके लिए क्या हूँ, एक अच्छा ग्राहक हूँ, है ना, जैसा उन्होंने कभी नहीं देखा था। प्रॉमिसिंग मार्केट है, मतलब वो यहाँ पर अपनी बेच सकते हैं, इसलिए वो इतनी जल्दी आके उनके ऊपर झपट पड़े कि हमारी ले लो, हमारी ले लो, ऐसे करने लगे। ठीक है। आई बॉट वन टिनी बास्केट फॉर अ फ्यू आनाज। मैंने एक छोटी टोकरी कुछ आनों में खरीद ली। ठीक है, फ्रू आनाज। अनदर फ्रूट बास्केट फॉर अ बिट मोर। फल रखने के लिए दूसरी टोकरी कुछ अधिक में खरीद ली, मतलब उसने दो टोकरी खरीद ली। फॉर अ बिट मोर। अ ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट फॉर अ रुपी। रद्दी कागज रखने के लिए एक सुंदर टोकरी 1 रुपये में ले ली। ठीक है। अ लवली स्विंग बास्केट फॉर अ रुपी। और सिलाई का सामान रखने वाली एक लवली यानी बहुत सुंदर सी आकर्षक सी टोकरी 1 रुपये में और ख़रीद ली उसने। अ फ्यू फैन फॉर एन आना और टू अ पैसा पीस। अब कह रहे हैं कुछ पंखे एक आना का के हिसाब से, है ना, या 2 पैसे का भाव से उसने खरीद लिए। माई आर्म्स वर फिल्ड एंड आई हैड नॉट स्पेंड 50 सेंट। अब वो बता रहे हैं कि मेरी भुजाएं भर गई थी, मतलब इतना सारा सामान खरीद लिया कि उनकी भुजाएं भर गई, और मैंने 50 सेंट भी ना खर्च कर पाया था, 50 सेंट भी खर्च नहीं करे, और मैंने इतना सारा सामान खरीद लिया। द चिल्ड्रन पास्ड इन शाउटिंग देयर वियर्स। अपने सामान को बेचने के लिए शोर मचाते हुए बच्चों ने क्या किया, मुझ पर दबाव डाला, चिल्लाने लगे, मतलब ले लो ले लो ले लो। तो बेचारा उसने सोचा लाओ इन बच्चों का मैं खरीद ही लेता हूँ। समझ में आया। आई वॉज प्रिजनर कम्प्लीटली सराउंडेड अनेबल टू मूव। आई वॉज प्रिजनर मतलब वो कैदी की तरह हो गया, मैं एक कैदी के समान था। ठीक है। बच्चों ने चारों ओर से घेर लिया था। कम्प्लीटली सराउंडेड, अनेबल टू मूव, मैं अपने स्थान से हिल भी नहीं सकता था। अनेबल टू मूव का मतलब वो वहाँ से हिल भी नहीं सकता था। द मोस्ट डेलीजेंट एग्रेसिव वेंडर वॉज अ ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 राइट इन फ्रंट ऑफ मी। अब वो कह रहे हैं सबसे अधिक परिश्रम करने वाली, मोस्ट डेलीजेंट मतलब परिश्रम करने वाली, सबसे अधिक परिश्रम करने वाली एग्रेसिव वेंडर, यानी एग्रेसिव का मतलब हो गया आक्रामक, सामान विक्रेता 9 वर्ष की एक सुंदर लड़की थी। ठीक है। 9 राइट इन फ्रंट ऑफ मी, जो कि मेरे बिल्कुल सामने थी। ठीक। शी हैड अ लवली बास्केट विद हैंडल, जो मेरे बिल्कुल सामने थी, और उसके हाथ में क्या थी, बहुत ही सुंदर टोकरी लगी हुई थी, बहुत सुंदर थी। लवली बास्केट विद हैंडल। एंड शी वॉन्टेड अ रुपी एंड अ हाफ फॉर इट और अबाउट 30 सेंट। और वो इसके लिए क्या चाहती थी, अब वो इसके लिए 1 रुपये और हाफ यानी 1.5 रुपया, और फॉर इट अबाउट 30 सेंट, मतलब उसके लिए या 1.5 रुपया या 30 सेंट चाहती थी। शी वॉज एन अर्नेस्ट प्लेंडर। और वो कैसी थी, वो बहुत परिश्रमी थी। अब उसने जो है बड़े आग्रह पूर्वक उनसे कहा, देखिए, शी प्लेडेड एंड बेग्ड इन टोन्स दैट वुड रिंग एनी हार्ट। अब आगे क्यों क्या कह रहे हैं वो देखो पूरी बात। वह आग्रह पूर्वक निवेदन कर रही थी, है ना, और क्या था, उसने क्या कहा था, वो क्या था, उसकी आंखें जो है आंसुओं से भरी हुई सी दिख रही थी उन्हें, है ना, और अपनी टोकरी बेचने के लिए वो आग्रह कर रही थी। और उसके शब्द कैसे थे, उस बैग टोन्स, है ना, दैट वुड रिंग एनी हार्ट, जो उसकी शब्द ऐसे थे कि वो किसी के भी हृदय को पिघला सकते थे। लेकिन उनके पास तो पहले से बहुत सारा सामान हो गया था। आप देखिए आगे क्या करते हैं वो। माई आर्म्स वर फुल, मेरी भुजाएं भरी हुई थी। ठीक है। आई हैड नो रूम, मेरे पास स्थान नहीं था। रूम से मतलब यहाँ स्थान से है ना, मेरे पास जगह नहीं थी, मतलब हाथ भर गए थे। एट अलोंग एनी नीड फॉर अनदर बास्केट। ठीक है, जगह नहीं थी, हाथ भी भरे हुए थे, और ना दूसरी टोकरी की कोई आवश्यकता थी। इतनी सारी टोकरियाँ उन्होंने खरीद ली थी और कोई ऐसी आवश्यकता भी नहीं थी उन्हें। ठीक है। बैलेंसिंग माई बास्केट एंड फैंस ऑन माई लेफ्ट आर्म।
मैंने अपनी टोकरियों को और पंखों को अपने दूसरे हाथ में, बाएं हाथ में क्या किया, बैलेंस किया, मतलब साधते हुए उन्होंने साधा। आई रीच्ड इनटू माई राइट कोट पॉकेट एंड गॉट अ हैंडफुल चेंज, perhaps 15 cents in all, which I deposited in the basket that the young girl held imploringly before me. अब वो क्या कह रहा है कि मैंने क्या किया, उन सामान को सबको क्या किया, संभाला अपने लेफ्ट हैंड में, और उस बच्ची की तरफ, उस बच्चे को मैंने जो अपना हाथ जो है कोट में डाल दिया, है ना। और मेरे हाथ में लगभग कितने सेंट आ गए थे, 25 सेंट आ चुके थे, 25 सेंट आ गए थे। तो कह रहा है मैंने अपना हाथ कोट की दाहिने हाथ की ओर वाली जेब में डाला और मुट्ठी भर के रेज़गारी निकाली, चेंज निकाला उसने, है ना। और परहैप्स 15 सेंट, तो शायद 15 सेंट जो है थे, जिसे मैंने छोटी लड़की की उस टोकरी में रख दिया, जिसे वो प्रार्थनापूर्वक मेरे सामने पकड़े हुई खड़ी थी। ठीक है, हुआ इम्प्लोरिंगली मतलब होता है प्रार्थना पूर्वक। ठीक है, यहाँ पर आया है ना इम्प्लोरिंगली वर्ड। देखिए, इम्प्लोरिंगली मीन्स होता है कि वो बेचारी उसके सामने बिल्कुल ऐसे खड़ी हुई थी ना, बैग्ड करके कि प्लीज़ आप ख़रीद लो, इस तरीके से खड़ी हुई थी। तो वो कह रहे थे कि जैसे ही जिस तरीके से वो बच्ची मेरे सामने खड़ी हुई थी, हेल्ड इम्प्लोरिंगली बिफोर मी, मेरे सामने बिल्कुल खड़ी हुई थी, तो मैंने उसकी टोकरी में वो 15 सेंट रख दिए। I tried to explain that I could not buy the basket, but extended the gratuity as a substitute. अब वो ये कह रहे हैं कि मैं उसको ये समझाना चाह रहा था कि मैं ना उसके पैसे, उसकी जो टोकरी है, ख़रीद नहीं सकता हूँ, किंतु उसकी और कुछ नहीं कर सकता, तो मैं उसको दया तो दिखा सकता हूँ, है ना। इसीलिए मैंने उसके ऊपर वो राशि बढ़ा दी थी, ऐसा वो कहना चाह रहे थे, है ना, ये सब्स्टिट्यूट के रूप में। ऐसा उन्होंने इस तरीके से किया। फिर क्या हुआ, आई रियलाइज एट वंस वॉट ऑफेंस आई हैड गिवन, परंतु उन्हें एकदम तुरंत ही क्या हो गया, एहसास हो गया कि मुझसे कोई अपराध हो गया है, कि मैंने कुछ गलती कर दी है, ऐसा उन्हें तुरंत लगा। द चाइल्ड ऑफ 9 ड्रेस्ड इन रेग्स एंड ऑन द एज ऑफ स्टारवेशन रेज्ड हर चिन, reached into the basket, and with all the pride and graciousness of a lady handed the money back to me. अब क्या हुआ, उन्हें एकदम एहसास हुआ कि मैंने कुछ गलती कर दी है। कैसे लगा उन्हें कि वो जो 9 वर्ष की बच्ची थी, 9 वर्ष की बच्ची ने जो कैसे कपड़े पहने हुई थी, जो फटे हुए कपड़े पहनी हुई थी, और बिल्कुल कैसी थी, बिल्कुल भूखमरी की कगार पर थी, है ना। एंड द एज ऑफ स्टारवेशन, बिल्कुल भूखमरी के निकट थी। फिर उसने क्या किया, अपनी थोड़ी ऊपर को उठाई, रेज हर चेन, है ना, रीच्ड इनटू द बास्केट, टोकरी के मध्य आई, और उसने क्या किया, पूर्ण गौरव से और बिल्कुल एक लेडी की जैसे होता है ना, ग्रेसियसनेस मतलब उसकी नज़ाकत से, गौरव और नज़ाकत के साथ उस धन को मुझे लौटा दिया। ठीक है, मनी बैक टू मी। देयर वॉज ओनली वन थिंग आई कुड डू, देयर वॉज ओनली वन थिंग आई कुड डू, मेरे सामने केवल एक ही यही विकल्प था जो मैं कर सकता था, मतलब मैं खरीद तो सकता नहीं था, इसलिए मैंने उसको पैसे दे दिए। शी वाइप्ड हर आइज, स्माइल्ड एंड dashed down the platform, headed for some grass hut that would have at least 30 cents that night. मैंने उसकी फिर क्या किया, मेरे पास एक ही विकल्प था, उसने पैसे तो लिए नहीं, है ना। आई बॉट द बास्केट, उन्होंने बता दिया कि मैंने जो है उसकी बास्केट खरीद ली। उसने अपने आंसुओं को पोंछा, है ना, शी वाइप्ड हर आइज और स्माइल्ड, और उसने मुस्कुराया, और प्लेटफॉर्म से तेज़ी के साथ किसी घास की झोंपड़ी की ओर इस विचार के साथ चली गई कि उसके पास उस रात के लिए कम से कम 30 सेंट तो है ना, एटलीस्ट 30 सेंट दैट नाइट, उस लास्ट के लिए कम से कम 30 सेंट तो उसके पास हैं। ठीक है, आगे चलिए। आई टोल्ड दिस स्टोरी टू प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब वो आगे कह रहे हैं, मैंने ये कहानी प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को सुनाई। आई टोल्ड हिम इट वॉज वन रीज़न आई हैड फॉलन इन लव विद इंडिया।
अब उन्होंने बताया कि यही एक कारण है जिससे मैं भारत से प्रेम करने लगा हूँ। मतलब उस बच्ची का सेल्फ रिस्पेक्ट देख के उनको बहुत अच्छा लगा, तो उन्होंने कहा यही एक कारण है कि मैं भारत से प्यार करने लगा हूँ। द पीपल आई सॉ इन इंडिया, दोज इन द विलेज एज वेल एज दोज इन हाई ऑफिस, हैव बोथ प्राइड एंड लाइवली सेंस ऑफ डिसेंसी एंड सिटीजनशिप। अब वो क्या बता रहे हैं कि दोनों जगह के व्यक्ति, गांव के रहने वाले भी और उच्च पदों वाले भी, दोनों लोग कैसे हैं, बिल्कुल डिसेंसी से भरे हुए हैं, नागरिकता के भावनाओं से परिपूर्ण हैं। वो कहते हैं वे व्यक्ति जिन्हें मैंने भारत में देखा था, गांव में रहने वाले तथा उच्च पदों पर आसीन, है ना, गर्व, श्रेष्ठ व्यवहार तथा नागरिकता की भावनाओं से परिपूर्ण हैं, डिसेंसी एंड सिटीजनशिप, ठीक है, प्राइड एंड लाइवली सेंस, ठीक है, गर्व, श्रेष्ठ व्यवहार और नागरिकता की भावनाओं से परिपूर्ण है। ये लास्ट वाली लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना, ठीक है। सिटीजनशिप क्लियर, आगे चलें। दे आल्सो हैव अ पैशन फॉर इंडिपेंडेंस, उनमें स्वतंत्रता के लिए क्या था, एक पैशन था। पैशन मीन्स होता है जुनून, है ना, या कहो तीव्र लालसा थी, ठीक है। दे आल्सो हैव पैशन फॉर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के लिए एक तीव्र लालसा थी या जुनून था। दिस ब्यूटिफुल चाइल्ड बॉर्न इन स्क्वेलर एंड पॉवर्टी, uneducated in both grammar and manner, had given me a glimpse of the warm soul of India। अब वो बता रहे हैं कि ये जो सुंदर बच्ची थी, है ना, वो कैसी थी, वो गंदगी तथा निर्धनता में उत्पन्न हुई थी, है ना। आगे बता रहे हैं वो कैसी थी, स्क्वेलर का मतलब होता है गंदगी में, मतलब वो बिल्कुल वैसे रहती थी ना, बिल्कुल छप्परों में जाके, टेंटों में, तो क्या वहाँ पर कोई सफाई वफाई थोड़ी थी। तो उन्होंने कहा गंदगी तथा निर्धनता में उत्पन्न हुई थी। और क्या था उसमें, ग्रामर मीन्स व्याकरण, और श्रेष्ठ व्यवहार, मैनर मीन्स होता है व्यवहार, श्रेष्ठ व्यवहार की कोई कमी नहीं थी, है ना। एजुकेशन की उसके अंदर श्रेष्ठ व्यवहार की कोई कमी नहीं थी, भले ही वो पढ़ी लिखी नहीं थी, अमीर नहीं थी, लेकिन उसका व्यवहार इतना अच्छा था, मतलब उसमें मैनर और एटिकेट सब थे। इसलिए वो कह रहे हैं कि व्याकरण तथा श्रेष्ठ व्यवहार की कोई उसे शिक्षा नहीं मिली थी, फिर भी इतनी अच्छी थी वो लड़की, ठीक है, नहीं मिली थी। हैड गिवन मी अ ग्लिम्स ऑफ द वार्म सोल ऑफ इंडिया, मुझे भारत की भावना प्रधान आत्मा की एक झलक दिखी थी, है ना। ग्लिम्स मतलब होता है झलक दिखना, वार्म सोल ऑफ इंडिया, भारत की महान आत्मा की झलक मुझे इसमें दिखी थी। तो ये हो गया इसका लाइन टू लाइन हिंदी में एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।